Hello everyone, क्या हाल चाल? Welcome to my channel. Am I live? Let me see if I'm live or not, and we'll get started. Good morning, good morning, good morning. Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Yeah, I'm live. चलो, गुड मॉर्निंग. तो हम लोग करने वाले हैं आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये आपके टेस्ट में आने वाला है बेटा, है ना. आज जो टेस्ट है आपका 10 बजे. एवरी वन हैज़ टू गिव दिस 10 AM टेस्ट. मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ. दिस 10 AM टेस्ट हैज़ टू बी गिवन बाय एवरीवन. प्लीज़ अगर आप ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ठीक है. टेस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, मेरे चैट में पिन है टेस्ट का लिंक. बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज़ है, मतलब इट इज़ पीनट्स, मतलब कुछ भी नहीं है. 449 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है. इनरोल करते वक्त रेफरल कोड आनंद यूज़ कर लेना और आप इस टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हो जाना, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होना, क्योंकि आपके मार्क्स इससे डिसाइड होने वाले हैं, ठीक है. तो ये ज़रूर से ज़रूर ज़रूर से ज़रूर कर लेना. चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. शुरू करें आज का लेक्चर. आज का लेक्चर शुरू करते हैं. हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वन शॉट में कवर कर लेंगे, ठीक है. ये सारी प्लेलिस्ट आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी linktree/biology कैप्सूल पे और t.me/anandmani001 पे, ठीक है. तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, आप इस प्लेलिस्ट से यहाँ से पढ़ सकते हैं. आप मुझे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. चलो, इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे. एनसीईआरटी से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये चैप्टर हो जाता है. आपको बस ART वगैरह जो है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये सब हम थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ा देंगे और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ा देंगे, बट थ्योरेटिकल पार्ट हम एनसीईआरटी से ही करेंगे. चलो, गुड मॉर्निंग. चलो आओ, तो शुरू करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जो अंडरलाइन करूंगा उसको ध्यान रखना, वहां से सवाल आ सकता है, ठीक है. WHO होता है तुम्हारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है. अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? सब बहुत बच्चे ऐसे पूछ सकते हैं सर कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है. हेल्थ की तो आपने बात की. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको कहते हैं जहां पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आपका हेल्थ, मां का हेल्थ और बच्चे का हेल्थ तीनों इन्वॉल्व है. मतलब सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है. दूसरा मैटरनल हेल्थ और तीसरा चाइल्ड हेल्थ. ये तीनों चीज इस केस में इन्वॉल्व होता है. ये तीनों चीज इस केस में इन्वॉल्व होता है और इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, ठीक है. तो भाई क्या है? तो देयरफॉर अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy. तो इसको हम reproductive health कहते हैं, ठीक है. बहुत अच्छी बात है. क्या क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को हम कैसे काउंटर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो भैया क्या है? फैमिली प्लानिंग इंडिया में आया था. परिवार नियोजन योजना आप सुनते होंगे, ठीक है. इट वॉज इनिशिएटेड इन 1951, ठीक है. और ये चलता गया, ये चलता गया, चलता गया. तो फैमिली प्लानिंग योजना में सबसे पहले आया था 1970s में कि भैया 3 बच्चे ज़्यादा नहीं करो, ठीक है. तो स्लोगन था 2 या 3 बस, ठीक है. उसके बाद 1980s में ये स्लोगन बदल गया और उसके बाद फिर आ गया हम दो हमारे, ठीक है. मतलब कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करना चाहिए. 2 चाइल्ड पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, ठीक है. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. तो इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग reproduction related areas and currently in operation under the popular name reproductive and child health care program, ठीक है.
तो अभी जो ये प्रोग्राम चल रहे थे इसमें RCH इन्वॉल्व था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे इवॉल्व कराया, कैसे इसको इंट्रोड्यूस कराया, तो सेक्स एजुकेशन दिया गया, ठीक है, स्कूल्स में इनकरेज किया गया, बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में उनको बताया गया, कुछ मिसकंसेप्शंस दूर किए गए, ठीक है। तो इससे और हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस पे बात की, STDs पे बात किया गया, एड्स को काउंटर करने के लिए बात किया गया, और बाकी जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में एक्सपेरिमेंटेशन का नेचर होता है, ठीक है, कुछ भी कर देते हैं, उनको पता नहीं होता, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिनसे उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होता है, उस पर बात किया गया, ठीक है। और मैरिजेबल एज को कम किया गया, मतलब मैरिजेबल एज को ज़्यादा किया गया, सॉरी कम कह रहा हूं मैं, ज़्यादा किया गया, राइट। तो ये सब किया गया। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या किया गया इनिशिएटिव? पहला इनिशिएटिव है तुम्हारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। और एड्स के लिए स्पेसिफिकली इंडिया में चलता था NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां आ गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। अब तुम पे थ्योरेटिकल सवाल इस पे आना नहीं है, सवाल इस पे कैसा आएगा भैया, यही सब चीज़ फुल फॉर्म पे सवाल आ जाता है, और व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ उस पर सवाल आ जाता है, दैट इज बहुत अच्छा, खत्म हो गया यहाँ पे, ये वाला बात यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं डिटेल में, पढ़ते हैं कि भैया पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लो, और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। मतलब इसेंशियली क्या हुआ देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया, समझते हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, सॉरी क्या कर रहे हैं हम यार, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, ठीक है। इन दोनों चीजों के कम होने से क्या हुआ, इन दोनों चीजों के कम होने से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर में एडवांसमेंट की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इंडिया इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा भैया, तो ये अलग दिक्कत हो गया, ये अलग दिक्कत हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमने मेथड्स इंट्रोड्यूस किए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये मैंने नेशनल फैमिली प्लानिंग स्कीम बताया आपको, हम दो हमारे दो वाले मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो इसके अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं, किस किस तरह से हमने इनको रोकने की कोशिश की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ना, कैसे कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम यूज करते हैं, आओ। आई सबसे पहली बात अगर हम करें, ठीक है, सबसे पहली हम बात करें कि नेचुरल मेथड की। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है कि भाई आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो बट आपको बच्चा ना हो, उसके मेथड को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। नेचुरल मेथड की बात करते हैं। नेचुरल मेथड में सबसे पहले क्या है, सबसे पहला मेथड जो है नेचुरल मेथड का, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? सबसे पहला मेथड जो है नेचुरल मेथड का,
उसको हम कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोइटस इंटरप्टस। मतलब अगर अगर देखो एसेंशियली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से ही फर्टिलाइजेशन होगा। हम फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर देते हैं, कैसे? तो हम क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम जब हम इजैकुलेट कर रहे हैं तो हम पीनिस को बाहर निकाल लेते हैं और इजैकुलेशन आउटसाइड करते हैं, मतलब इनसेमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या विथड्रॉल ऑफ पीनिस प्रायर टू ejaculation, withdrawal of penis prior to ejaculation, तो उसको हम कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपका स्पर्म बाहर निकला और इससे आपको बच्चा नहीं होता। ठीक है, क्या ये मेथड 100% सेफ है? नहीं, ये मेथड 100% सेफ नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है इसको हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करें, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अब ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मान लो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है तुम्हारा 28 डे, तो यहां पकड़ लो 1, 14 और 28। ठीक है, ठीक है, 14 डे तुम्हारा ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, हमको यह पता है स्पर्म का लाइफ साइकिल, ये लाइफ स्पैन 72 आवर्स का है, ओवम का लाइफ स्पैन 24 टू 48 आवर्स का है। ठीक है, अब कोई इंसान कब सेक्स करेगा? अगर मान लो आइडियल कंडीशन में हम ये माने कि भैया पीरियड रेगुलर आ रहा है, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, ओव्यूलेशन सही टाइम पे हो रहा है, तो 14th डे से अगर तुम सेफ साइड पकड़ लो, ठीक है, वैसे तो आइडियली ये हो गया, सेफ साइड पकड़ लो कि 3 दिन 72 घंटे, 14 डे से तुमने 3 दिन आगे निकाल लिया 17, और यहां से भी तुमने 3 दिन पीछे निकाल दिया 10। क्यों? क्योंकि स्पर्म की लाइफ साइकिल 72 आवर्स की है, तो किसी ने 11वें दिन सेक्स किया, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो स्पर्म तब तक जिंदा है, 14 डे ओव्यूलेशन हो गया तो बच्चा होने का प्रोबेबिलिटी हो जाता है। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, तो एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस बिटवीन 10th to 17th day of menstrual cycle. Abstaining from coitus between 10 to 17 day of menstrual cycle is called periodic abstinence. Is called periodic abstinence. यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, इसको पीरियोडिक। क्या ये 100% सेफ है? नहीं। अब मान लो ओव्यूलेशन 14वें दिन नहीं हुआ, 15वें दिन हो गया, 20वें दिन हो गया, तो तुम्हारा तो धप्पा हो जाएगा, है ना? तो ये 100% सेफ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें पूछे एकदम सेफ डेट कौन सा है, पहले वाला पार्ट या बाद वाला पार्ट, तो याद रखिएगा, अगर वेरी सेफ पीरियड की बात करेंगे तो बाद वाला पार्ट ज्यादा सेफ होता है। 22 से 28th डे ज्यादा सेफ होता है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं, इन स्टंट्स का प्रयोग अपने जीवन में ना करें। धप्पा हो गया तो पापा बन जाओगे और फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे किसी को। ठीक है, तो कृपया इन स्टंट का प्रयोग ना करें, है ना, जिंदगी में। ठीक है, तीसरा
तीसरा है, इसको हम कहते हैं लैक्टेशनल अमोनोरिया। तीसरा है, इसको हम कहते हैं लैक्टेशनल अमोनोरिया। अब लैक्टेशनल अमोनोरिया क्या होता है? अब लैक्टेशनल अमोनोरिया क्या होता है? ये वही वाला बात है कि भैया आपने एक बार बिल पे कर दिया है तो ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री ले लीजिए, ठीक है। तो आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन क्या होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा रहता है, ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि जब तक लैक्टेशन हो रहा है, ठीक है, अप टू अ पीरियड ऑफ, अप टू अ पीरियड ऑफ 6 months till lactation is occurring, क्या होगा? till lactation is occurring, ovulation does not take place। तुम सब पता है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है, तो ओव्यूलेशन डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ भी आपको समझ में ऐसा नहीं आया तो बताइए, ठीक है। तो दीज आर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है? नो साइड इफेक्ट, ठीक है। इसके हार्म क्या है? नॉट रिलायबल, ठीक है। दूसरा, डज नॉट प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर पाता। कुछ नहीं है इसमें, समझ में आ गया? तो दीज आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा आते हैं बैरियर मेथड। दूसरा आते हैं बैरियर मेथड, है ना। रोक के रखो भैया, बैरियर। क्यों बैरियर? मतलब क्या कि भैया स्पर्म और ओवम के बीच अगर हम कोई बैरियर बना दें तो उसको हम बैरियर मेथड कहते हैं। सर अगर ऐसा होता है तो 1 साल के छोटे बड़े भाई बहन कैसे होते? तो बेटा हो गया ना, तुम सोचो, कैलकुलेशन करो। 9 month प्रेगनेंसी, ठीक है, 9 महीने में हो गया बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद 6 महीने का गैप हो गया, तब तक पापा जी लगे पड़े थे, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैंने बोला लैक्टेशनल अमोनिया में अप टू अ पीरियड ऑफ 6 months है। मैंने ये थोड़ी बोला कि 6 month तक होगा ही होगा, अप टू अ पीरियड ऑफ 6 months है। तो पापा जी लगे पड़े हैं तो फिर चांसेस तो है ना भाई, 3-4 महीने में कभी ओव्यूलेशन हो गया तो लग गए उनके, है ना। तो इसलिए वैसे तो मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हुई, शादी के 9 महीने बाद बच्चा है उसको, मतलब एकदम कैलकुलेशन, मतलब इतना प्रिसाइज मेहनत था उसका, तुम समझ रहे हो। हाँ, ठीक है। तो ये बैरियर मेथड है, ठीक है। तो बैरियर मेथड में अगर हम सबसे बात करें मेल्स के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैसे कॉन्डोम ही आता है, तो पहला सबसे पहला आता है कॉन्डोम, ठीक है। मेल्स के लिए भी है एंड फीमेल्स के लिए भी है, ठीक है। याद रखिएगा फीमेल कॉन्डोम मोर सेफ होता है एज कंपेयर टू मेल कॉन्डम। अच्छा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, फीमेल कॉन्डम ज़्यादा सेफ होता है एज कंपेयर टू मेल कॉन्डम। कॉन्डम क्या होता है? लेटेक्स का है, रबड़ का है, ठीक है। क्या करता है?
बैरियर प्रिवेंट करता है, तो इट प्रिवेंट्स इनसेमिनेशन, प्रिवेंट्स इनसेमिनेशन मतलब वेजाइनल डिपॉजिट ऑफ स्पर्म को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, सबसे आसान जुगाड़ है कॉन्डम, है ना, सबसे आसान जुगाड़ है। कैसा होता है मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, तुम समझ जाओ कैसा होता है। मेल कॉन्डम कुछ ऐसा होता है ना, नॉर्मल सा, ये मेल कॉन्डम होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, रबड़ सा है, यू वेयर इट, है ना, तो ये मेल कॉन्डम होता है। फीमेल कॉन्डम की बात करोगे तो फीमेल कॉन्डम दो तरह से लगा रहता है, दो जगह नॉब लगा रहता है। ठीक है, एक ऐसे यहाँ पे रिंग होता है नीचे की तरफ, ठीक है, जो जाके तुम्हारे एकदम वेजाइना के अंदर लग जाता है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरा बड़ा वाला होता है, ये तुम्हारा ऊपर वाले लेबिया के चारों ओर कवर करता है। तो फीमेल कॉन्डम इसलिए ज़्यादा सेफर है क्योंकि इसका स्प्रेड ज़्यादा दूर तक होता है। ठीक है, तो उससे कारण क्या होता है, एसटीडीज प्रिवेंट ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फीमेल कॉन्डम को हम लोग फेमीडॉम भी कहते हैं। ठीक है, और मेल कॉन्डम के लिए जो नॉर्मल ब्रांड है उसको हम निरोध कहते हैं। बच्चा पूछ रहा है सर आप हमेशा होटल में क्यों रहते हो? अरे यार घर वालों ने निकाल दिया है, क्या करोगे, है तुम्हारे घर पे जगह, बुला लो यार, रह लेंगे तुम्हारे घर आके। ठीक है, तो मेल कॉन्डम इज दिस, फीमेल कॉन्डम इज दिस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सक्सेस रेट ऑफ मेल कॉन्डम ज़्यादा होता है यार, ये भी है, मेल कॉन्डम इज मोर सेफर एज कंपेयर टू फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम सॉरी फीमेल कॉन्डम इज मोर सेफर एज कंपेयर टू मेल कॉन्डम, और फीमेल कॉन्डम फटता भी कम है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल कॉन्डम की कहानी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चलिए। तो मेल के लिए आपको मिल गया, फीमेल के लिए आपको मिल गया कॉन्डम। ठीक है, दूसरा, दूसरा बैरियर मेथड में आता है, इसको हम कहते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। क्या क्या है? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। अब क्या होता है डायफ्राम, देखो क्या होता है सर्वाइकल कैप, क्या होता है वॉल्ट। देखो ये भी बैरियर मेथड ही है, ये भी बैरियर मेथड ही है, ये ऐसा नहीं है कि कोई और मेथड है। बैरियर कैसे भैया, क्या होता है कि इन सबको हम इंसर्ट कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो दीज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल reproductive tract, these are inserted into the female reproductive tract। तो क्या होता है, तो it blocks the cervix, तो क्या हुआ, स्पर्म अंदर नहीं जा सकता। इट ब्लॉक्स द सर्विक्स, तो क्या हुआ, स्पर्म अंदर नहीं जा सकता, तो कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। ठीक है, रीयूजेबल होता है, अब आपकी जैसी श्रद्धा है आप उसको यूज कर सकते हैं। डायफ्राम क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है, सर्वाइकल कैप थोड़ा अंदर तक घुस जाता है, वॉल्ट भी इसी तरह से काम करता है ना। तो ये याद रखना है, प्लीज नोट, दे डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी। कॉन्डम से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप एसटीडी से बच जाएं। अच्छा, एक सवाल है, क्या कॉन्डम से हम सारे एसटीडीज से बच जाते हैं? जवाब है नहीं। ठीक है, तो दैट इज वाई यू शुड नॉट हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। ठीक है, कॉन्डम से भी आप सारे एसटीडीज से नहीं बचते हो, है ना। जैसे कि मान लो कि किसी को हर्पीज है, ठीक है, तो आप भले ही कॉन्डम यूज करो, कहीं और जेनिटल में उसके हर्पीज होगा तो आपको या तो अपने आप को लैमिनेट करा के फिर सेक्स करो तो आप बचते हो। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखिएगा। इवन कॉन्डम डज नॉट सॉल्व फॉर ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है,
डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और वॉल्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता, बट कॉन्डम भी ऐसा नहीं है कि सारे एसटीडी से प्रिवेंट करता है, बट कंपैरेटिवली कॉन्डम इज मोर सेफर दैट वे। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये आ गया आपका बैरियर मेथड। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक बैरियर मेथड में? चलिए, हाँ, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे, अब आते हैं, अब आते हैं दूसरा मेथड, दैट इज कॉल्ड केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेसिकली आप टैबलेट्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका स्पर्म किल जाता है, मिल जाता नहीं है, किल हो जाता है। तो स्पर्मी साइडल्स सॉल्यूशन यूज करते हैं टू किल स्पर्म, टू किल स्पर्म। तो हम यूज कर सकते हैं क्रीम, हम यूज कर सकते हैं जेली, हम यूज कर सकते हैं वेजाइनल टैबलेट्स। ठीक है, अब क्या है, जब भी आप इजैकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे ये केमिकल्स आप यूज कीजिए, जिससे आपका स्पर्म मर जाएगा। स्पर्म मर जाएगा तो क्या होगा कि आपको बच्चा नहीं होगा। ठीक है, बट ये भी बहुत सेफ नहीं है। तो हम जनरली क्यों क्या यूज करते हैं? एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, जैसे तुम्हारा बोरिक एसिड यूज करते हैं इसमें। अब कैरम पाउडर लगा के खेलने मत चले जाना। ठीक है, हम यूज करते हैं लैक्टिक एसिड, हम यूज करते हैं सिट्रिक एसिड, है ना। अब बोलोगे सर ये तो घर पे बन जाएगा, नींबू दही और कैरम पाउडर डाल दो और उसको लगा के चले जाओ, है ना, मत करना स्टंट। ठीक है, इससे क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकते हैं। तो केमिकल मेथड से जलन हो सकता है आपको, कुछ ना कुछ काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो अगेन ये स्टंट क्यों करना, है ना, जीवन में ना करें ये स्टंट, आपके लिए सुखमय होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया बैरियर मेथड, हमने देख लिया केमिकल मेथड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार थम्स अप दिखा दीजिए अगर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब काम की चीज जिसपे नीट में सवाल आता है। क्या आईपीएल बोल रहे हो बेटा? तुमको हम 10 दिन आईपीएल खिलाते हैं, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस तुम समझोगे तो तुमको समझ में आएगा आईपीएल का क्या नुकसान होता है। ठीक है, क्यों स्टंट करना जीवन में इस प्रकार के। चलिए अगला, दूसरा आते हैं, तीसरा आते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इस पे सवाल आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईयूडी कहते हैं इसको। अब सुनो ये कैसे काम करता है। आई यू डी, अब सुनो ये कैसे काम करता है। तो अलग अलग तरह का आईयूडी होता है। सबसे पहला इसको हम कहते हैं नॉन मेडिकेटेड। क्या होता है इसको हम कहते हैं लिप्स लूप। क्या क्या करता है सब बताते हैं। ठीक है, इसी पे सवाल आता है जनरली इसमें। कॉपर रिलीजिंग, इसको कहते हैं CUT, CU7 और मल्टी लोड 375। ठीक है, तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग। इसमें क्या आ जाएगा? हार्मोन रिलीजिंग, इसमें आ जाएगा प्रोजेस्ट्रैट एंड LNG20। प्रोजेस्ट्रैट और LNG20। ठीक है, सॉरी, प्रोजेस्ट्रैट और LNG20। अब सबका अलग अलग फंक्शनिंग है, मैं समझाता हूं कैसे कैसे कौन सा काम करता है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं नॉन मेडिकेटेड की, तो नॉन मेडिकेटेड कैसे काम कर रहा है? कुछ है तो है नहीं इसमें, कुछ तो है नहीं। तो नॉन मेडिकेटेड क्या करता है? नॉन मेडिकेटेड क्या करता है कि इट विल प्रमोट
phagocytosis of, it will promote phagocytosis of sperm in uterus. अब देखो टेक्निकली ये सही नहीं है, ठीक है। वैसे भी यूट्रस में फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि जब स्पर्म एंटर करता है यूट्रस में तो बोलता है अतिथि पधारो हमारे देश। बहुत बुरा बर्ताव होता है स्पर्म के साथ, जैसे तुम्हारे साथ डेट पे बर्ताव होता है ना, वैसे स्पर्म के साथ बर्ताव होता है यूट्रस में। मास किलिंग होता है उसका, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस तो ऐसे भी हो रहा है यूट्रस में, बट ठीक है कि इससे क्या हुआ कि फैगोसाइटोसिस थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज समझना कि जब तक आपके यूट्रस में कोई फॉरेन सब्सटेंस है तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। बहुत वो होता है, क्या कहते हैं उसको, प्राइवेसी चाहिए फीटस को, ठीक है। तो जब तक आपके यूट्रस में कोई फॉरेन पार्टिकल है तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। यार तोता है यहाँ, इतना प्यारा ना। वाह नाइस। देखो तुम लोगों को फोटो दिखाते हैं। देखो, देख रहा है ना, ठीक है। तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। हाँ चल, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकेटेड है। क्या? इट प्रमोट्स फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एंड इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ठीक है। दूसरा 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 क्या बेटा? इसको कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है? कॉपर रिलीज करेगा ऑब्वियसली, जैसे तुमको नाम समझ में आ रहा है। अब ये कॉपर आयन क्या होता है? कॉपर आयंस बाइंड्स विथ स्पर्म। तो क्या हुआ? इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म का जो स्पीड है वो स्पीड कम हो जाएगा, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो मोटिलिटी कम हो जाती है। तो अगेन फैगोसाइटोसिस तो हो ही रहा था। दूसरा, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, अगेन ये भी इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करेगा। समझ में आया क्या हुआ? कि कॉपर आयन स्पर्म के ऐसे पीठ पे बैठ गया, भैया मुझे भी साथ ले चलो। यहां स्पर्म की लगी पड़ी है कि फैगोसाइटोसिस हो रहा है उसका खतरनाक। तो आपको जो भाग रहा था तेज, स्क्विड गेम वाला देखा है ना हालत, तो जो तेज भाग रहा था वो बच गया, जो धीरे धीरे भागा वो मर गया। तो ज्यादा मर्डर यहां हो जाता है कॉपर की वजह से। तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग। तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में क्या है भैया? प्रोजेस्टेरॉन और LNG-20। अब ये हार्मोन वाले भी क्या करेंगे? हार्मोन रिलीजिंग मेक्स द यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो मेक्स सर्विक हॉस्टाइल टू स्पर्म। अगेन सेम, क्या होता है? सर्वाइकल म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। म्यूकस है तो क्या हो? गिलगिला सा है, तो अब तुम दलदल से भाग नहीं सकते हो ज्यादा, ठीक है। तो स्पर्म फंस जाता है, फंसा तो उसका मर्डर हुआ। तो सर्वाइकल म्यूकस निकालता है, अगेन मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। क्लियर? क्लियर बेटा? ठीक, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया? चलिए,
ठीक, बहुत अच्छी बात। अगला आते हैं, हार्मोनल मेथड की बात करते हैं। अगला आते हैं मेथड। ठीक है, हार्मोनल मेथड की बात करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, बेटा हमको ये पता है कि अगर हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाएं, देखो दो तरीके से समझो बात को। आपका आपका अगर मुझे बच्चा बन करना रोकना है तो मुझे क्या रोकना पड़ेगा? आपका ओव्यूलेशन रोकना पड़ेगा, है ना। तो ओव्यूलेशन दो तरीके से रुक सकते हैं। ओव्यूलेशन दो तरीके से रुक सकते हैं। क्या है कि मैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दूं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और तुम्हारा ओव्यूलेशन यहाँ पे रुक जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे है। तो सबसे पहले डालो डेली पिल। ठीक है, क्या है भैया? माला डी, माला एन, है ना। इसको हम कहते हैं डेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दीज आर डेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड होता है। हार्मोनल मेथड सबसे ज्यादा रिलायबल होता है क्योंकि अगेन इसमें सबसे कम चांसेस होते हैं फेलियर के। ठीक है, तो कैसे लेना है आपको ये डेली पिल? कैसे लेना है? कैसे लेना है आपको डेली पिल? तो डेली पिल्स आर विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मान लो कि सबसे मान लो डे 1 पे स्टार्ट किया, ठीक है, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से 21 दिन तक दवाई खाया। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो माला डी और माला एन है, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बो होता है। तो जब तुम 21 दिन तक खा रहे हो तो क्या हुआ? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहा, तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ। तो 1 से 21 दिन तक हम खाए, यहां तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ, और उसके बाद 7 डेज का गैप कर दो, तो इससे क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। जिस दिन मेंस्ट्रुएशन हो जाए उस दिन फिर से शुरू कर दो। ठीक है, तुम देखोगे ना कभी कभी लोग क्या होता है, पूजा करने जाते हैं, है ना, तो पीरियड नहीं होना चाहिए ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, यही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ही ले लेते हैं। या जिसको पीसीओडी होता है, उनके भी पीरियड रेगुलर नहीं होते, तो उनको भी जो ये रिकमेंडेशन होता है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का ही होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर ठीक है तो बढ़िया चीज़ है, ये कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बट इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा। क्या साइड इफेक्ट्स होता है? तुम देखोगे ना कि नई नई शादी होती है किसी को, देखोगे 1 महीने बाद एकदम मोटी हो गई लड़की, है ना। तो क्योंकि दिस इज अ स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन, है ना, लोग को लगता है ससुराल में खाना अच्छा मिल रहा है लेकिन मिल कुछ और ही रहा होता है ना। तो दिस इज अ स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन, और इससे क्या होता है भैया कि आपका मोटापा आ जाता है और दूसरे साइड इफेक्ट्स आपको होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें? इसमें सिंथेटिक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। याद रखिएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन का कॉम्पोजिशन कम हो जाता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन कम होता है और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्या हुआ कि अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो क्या होगा, एलएच पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, तो इससे नो ओव्यूलेशन होगा। इनको समझ नहीं आता, ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। तो ये हो गया तुम्हारा
डेली पिल, ये हो गया तुम्हारा डेली पिल। ठीक, ठीक है। अब भैया दिक्कत यहां पे क्या था कि ऐसे थोड़ी होता है, फिगर कैसे खराब कर सकते हैं, बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा, फिगर खराब नहीं कर सकते। तो दूसरा उपाय दिया गया है ना, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लोगे तो फिर मोटापा आएगा, तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो दूसरा उपाय ढूंढा गया, सहेली, है ना। एक लड़की के का दुख लड़की समझ सकती है, तो सहेली समझ रही है उसका दुख, ठीक है। तो सहेली प्रिपेयर किया गया, भारत में ही प्रिपेयर किया था। इस पे सवाल आता है, CDRI लखनऊ, क्या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में तुम्हारा सहेली इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब सहेली में क्या है कि सहेली में भैया नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें, नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन है। तो जो साइड इफेक्ट इससे होते थे, किससे, जो साइड इफेक्ट आपके माला डी माला एन से होते थे, वो यहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है, और ठीक है, तो ये तुम्हारा सेंट्रोकोमेन और मेक्लोफेक्सिन के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एंटी एस्ट्रोजन और एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो अब पहले केस में क्या कर रहे थे हम, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा देते थे। अब यहां क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो इट विल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इट विल प्रिवेंट इट विल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। क्या स्पेलिंग नहीं है, लो, और मेलॉक्स, स्पेलिंग क्या होता है, एक्सीफेन होता है ना, और मेलॉक्सीफेन है। इट इज एंटी एस्ट्रोजेनिक, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो ये वीकली पिल होता है सहेली, है ना। पहले कहते हैं कि हर वीक एक बार लो, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि 2 वीक में एक बार लो, तो इससे काम चल जाता है, ठीक, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। दूसरा और मेथड, अब सहेली का फायदा क्या हुआ, दो फायदा हुआ, क्या कि पहला तो रोज नहीं लेना है, ठीक है, और दूसरा है कि इससे स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन, ये होता है डेपो वेरा, ठीक है, डेपो वेरा मतलब स्लो रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन, स्लो रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। अगेन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है तो क्या होगा भैया, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक। तो अगेन ये भी क्या है, अप टू 6 मंथ चलता है, एक इंजेक्शन लगाओ 6 महीने तक निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेपोवेरा। फिर आ गया इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स में हम क्या करते हैं,
सब क्यूटेनियस, देखो ये स्किन है, स्किन के नीचे है ना, सब कट कहते हैं, तो सब क्यूटेनियस स्किन इम्प्लांट। ठीक है, तो अगेन यहां भी क्या है, अगेन यहां भी क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज्यादा होगा, तो कैप्सूल सा होता है, उसको हम स्किन के अंदर डाल देते हैं और धीरे 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 वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता रहता है और 3 साल तक आपको ओव्यूलेशन का दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो अगेन ये भी प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन। तो जितना भी आपने हार्मोनल मेथड देखा एक्सेप्ट सहेली, एवरी वन विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि सर जी मालाडी ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन रोक सकता है या तुम्हारा सहेली ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन रोक सकता है, सक्सेस रेट किसका ज्यादा है, सक्सेस रेट किसका ज्यादा है, सक्सेस रेट किसका ज्यादा है? हाँ, किसका होता है? मालाडी का, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि सहेली क्या हो रहा है, इंप्लांटेशन प्रिवेंट कर रहा है ना। तो फट गलती से कोई एक ढीठ एम्ब्रियो हुआ तो जाके लड़ जाएगा, बोलेगा भैया बिना प्रोजेस्टेरोन का भी हम काम चला लेंगे, क्या हुआ, इंडोमेट्रियम लाइनिंग पतला ही तो है, रहने दो, है ना, तो ये दिक्कत है। बट अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा तो खत्म है ना वो झंझट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नहीं ज्यादा सेफ या ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी फेलियर का तुम्हारा किसका है, माला डी या माला एन का। क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की। अगला इमरजेंसी ठीक है, क्या यूज करते हैं, अनवांटेड 72, आई पिल, है ना, तो इस तरह के नाम से वगैरह होते हैं जिसको हम यूज करते हैं क्या, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। तो कोइटस के बाद 72 घंटे से पहले अगर तुम ले लोगे तो ये काम कर जाता है। ठीक है, अगेन इसमें भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बो टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर मान लो, देखो समझो कैसे होता है, कैसे काम करता है, मान लो प्रोबेबिलिटी 1, तुमने 14 डे से बिफोर ओव्यूलेशन कर दिया, बिफोर ओव्यूलेशन तुमने सेक्स किया, तो क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ठीक है, अगर मान लो तुमने आफ्टर ओव्यूलेशन सेक्स किया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अचानक से, अचानक से मान लो कि तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल था ही बढ़ा हुआ ओव्यूलेशन होने के बाद, ठीक है, वाह इसी गर्लफ्रेंड भी आ गई, देखो बाय वन गेट वन फ्री आ गया, तो इनको भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, देखो इसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई, देख रहे हो, असली हनीमून ये मना रहा है। आ बेटा तुमको ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इट विल, पहला तो क्या किया, इट विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन, है ना, इट विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन। दूसरा, दूसरा अगर मान लो ओव्यूलेशन हो गया तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, अगेन निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चला जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो फिर क्या होगा, तुरंत पीरियड हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन और प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, बट अगेन ये आपके सेहत के लिए बिल्कुल खराब है, तो यू शुड नॉट टेक इट। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, क्लियर है, एक बात हम सब देखो, आगे बढ़ते हैं। हम्म
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टर्मिनल मेथड पे। टर्मिनल मेथड क्या होता है, या सर्जिकल या परमानेंट मेथड। अभी ये सब जो मेथड है ये बच्चों में अंतर रखने के लिए ठीक है ना, कि भैया बच्चों में आप अंतर रखिए, तो ये मेथड ठीक है, ठीक है। अब आते हैं टर्मिनल मेथड की बात करते हैं, ठीक है, या परमानेंट मेथड की बात करते हैं। सर्जरी से कर दो, ठीक है। पहला होता है वैसेक्टॉमी, ठीक है। क्या, कटिंग ऑफ वास डिफरेंस, कुछ नहीं, स्क्रॉटल सैक है ना, स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम में से टिक 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 काट के टाई कर दो, ठीक है। तो कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी। तो इसमें क्या होगा, सीमेन निकलेगा विदाउट स्पर्म, सीमेन विदाउट स्पर्म इज रिलीज, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे खूब वैसेक्टॉमी हुआ था, पकड़ पकड़ के कराया गया था वैसेक्टॉमी, लोग नसबंदी कहते हैं इसको, ठीक है। कभी तुमको ऐसे 1500 रुपये का ज़रूरत पड़े, ठीक है, या रेडियो चाहिए, तो सरकार हर वैसेक्टॉमी पे आपको 1500 रुपये और रेडियो देती है। तो कभी दोस्त को पार्टी देने के लिए पैसा ना मिले तो दोस्त को पकड़ के उसका करा देना, ठीक। दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या हुआ, अगेन कटिंग एंड टाइंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसमें एक टर्म यूज करते हैं हम ट्यूबल लाइगेशन भी, तो इसमें यही हो गया कि अगर हम टाई करते हैं फैलोपियन ट्यूब को, ट्यूबल लाइगेशन टर्म यूज करते हैं, विच इज टाइंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो आज ये वही फैलोपियन ट्यूब ही में छेद है क्या, या फैलोपियन ट्यूब ही पूरा पार नहीं कर रहा तो कहाँ से बच्चा होगा, है ना, स्पर्म नहीं जा पाएगा, ठीक है। दुख इस बात का है कि लोग ट्यूबेक्टॉमी ज़्यादा कराते हैं एज कम्पेयर टू वैसेक्टॉमी, बट कि आइडियली ये होना चाहिए, तो बहुत सस्ता सर्जरी होता है वैसेक्टॉमी का, तो आइडियली यू शुड गो फॉर वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर, है ना। वैसेक्टॉमी में कुछ नहीं है ना, तुम बाहर है, एब्डोमिनल साइड के बाहर है, तो स्क्रॉटम में टक 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 दो लगाओ, स्टिच करो, हो गया, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में टाइम लगता है, तो आइडियली यू शुड गो फॉर वैसेक्टॉमी नॉट ट्यूबेक्टॉमी, है ना, ठीक है। डॉग को न्यूटर कहते हैं, नॉट वैसेक्टॉमी। देखो बेटा, डॉग को न्यूटर करने का रीजन है उसका, है ना, वैसेक्टॉमी कराओगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। अब देखो वही वाला बात है ना, कि अब टॉबी मान लो है, ठीक है, अब टॉबी के साथ दिक्कत क्या है, उसको रियलाइज ही नहीं है कि वो कुत्ता है, उसको करने का मन करता है, बट उसको करना लड़की के साथ है। अब उसके लिए हम लड़की कहाँ से ढूंढेंगे भाई, मुझे नहीं मिल रही, उसको कहाँ से मिलेगी, है ना। तो वहाँ दिक्कत है टॉबी के साथ। तो टॉबी का अगर हम टाइम पे निकलवा दिए रहते तो टॉबी वुड हैव बीन अ गुड बॉय, बट अभी तो कोई सॉफ्टवेयर रहने देता, कुछ नहीं रहने देता, तो वहाँ दिक्कत हो जाता है ना। तो इसलिए डॉग्स का हम क्या करते हैं, न्यूटर कराते हैं, हम उनका क्या करते हैं, टेस्टिकल्स निकाल देते हैं, क्योंकि उनको वो सेक्सुअल डिजायर ना फील हो, ठीक है। हाँ, चलिए चलिए आगे बढ़े, अगला आते हैं, हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। अगला आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एमटीपी कहते हैं इसको, एमटीपी कहते हैं, ठीक है। 1971 में इट वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं है कि तुम कैसे भी करा दो एमटीपी, ठीक है, इट हैज सर्टेन प्रोटोकॉल्स कि आपको कराना है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में
ये अनसेफ हो जाता है और दिक्कत कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये अनसेफ हो जाता है और दिक्कत कॉज करने की कोशिश करता है, दिक्कत कॉज करने की कोशिश करता है। ठीक है, एक रूल आया अभी 2017 का 2017, ठीक है, का एक्ट आया हुआ है कि इसमें अगर मान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम अबॉर्शन करा रहे हो तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, तुम खुद से नहीं कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिशनर के कंसल्ट में आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना पड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एमटीपी बिल्कुल मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान कॉज कर सकता है। एमटीपी बिल्कुल मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान कॉज कर सकता है। बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे एमटीपी इलीगल है, माना जाता है कि यू आर किलिंग अ चाइल्ड। ठीक है, तो जैसे यूक्रेन में जाओगे तो यूक्रेन में एमटीपी इज इलीगल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप नहीं करा सकते अनटिल अनलेस देयर इज अ केस ऑफ रेप और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आपको रखना पड़ता है बच्चा, है ना। तो ये चीज़ है वहाँ पे। तो वहाँ तुमको बहुत सारी लड़कियाँ 18-19 साल की मिलेंगी जिन्हों हु गॉट प्रेग्नेंट एंड दे हैड टू कीप द बेबी, है ना। ऐसे चलिए, एमटीपी में यूज़ कैसे करते हैं, मेडिसिन से निकाल सकते हो और या वेजाइनल स्क्रैपिंग से भी निकाल सकते हो आप बाहर। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। प्रोसेस जानना तुम्हारा ज़रूरी नहीं है और मैं दवाई का नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोग उसको मिसयूज़ करते हो। ठीक है, ये तो एक समस्या हुआ कि क्या समस्या हुआ, ये एक समस्या हुआ कि बच्चा कम कैसे करें। ठीक है, अच्छा, 2 टेक्निक होता है जिससे हम बच्चे के हेल्थ का पता कर पाए कि बच्चा ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले को हम कहते हैं एमनियोसिस, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं कोरोनिक विलाई सैंपलिंग। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक है ना, 12 वीक, 4 ट्राइमेस्टर होता है ना एक साल में, है ना, और 3 ट्राइमेस्टर में तुमको बच्चा होता है, 3 महीना 1 ट्राइमेस्टर। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड हम लेते हैं। हम क्या करते हैं, देखो बच्चा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, यूएसजी गाइडेड, हम एक नीडल डालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, विड्रॉल एंड टेस्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो इससे क्यों करते हैं हम ये, पहला तो एमनियोसिंथेसिस हम क्यों करते हैं, ताकि हमको पता चल जाए डिजीज का, हमको पता चल जाए फीटल हेल्थ कैसा है। मान लो कि कोई बच्चा है जिसको कोई बीमारी होगा जेनेटिक, मान लो कोई बहुत खतरनाक बीमारी, क्राइडोचैट या कुछ बीमारी है, तो अगर हम उसको पहले अबॉर्ट करा दें तो उस बच्चे के लिए अच्छा है, उस पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं ताकि हमको बीमारियों का पता चल जाए कि उस बच्चे को कौन सी बीमारी है। ठीक है, ये 14 to 16 वीक्स में पता चल पाता है, तो मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में पता चलता है। तो अगर मान लो तुमको पता भी चल गया, अगर मान लो तुमको पता भी चल गया तो भाई तुम क्या करोगे, मतलब अबॉर्शन इज वेरी डेंजरस इन दैट केस। तो एमनियोसिंथेसिस में फिर ये दिक्कत आती है। तो हम करते हैं कोरोनिक विलाई सैंपलिंग। हम क्या करते हैं, कैथीटर लगा के कोरोनिक विलाई का सैंपल लेते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, सैंपल फ्रॉम कोरोनिक विलाई। अब कोरोनिक विलाई का सैंपल क्या है, ट्रोपोब्लास्ट सेल से निकला था ना, इंटरडिजिटेशन से कोरोनिक विलाई बना था, ये पढ़ा था आपने। तो इसमें भी फीटल सेल्स होंगे कुछ ना कुछ, तो इससे भी हम डिजीज का पता करते हैं और फीटल हेल्थ का पता करते हैं। याद रखिएगा, सेक्स का पता हम नहीं करते बच्चा मेल है फीमेल, क्योंकि सेक्स इलीगल है पता करना। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में हम लोग को, डॉक्टर्स को दिख जाता है कि लड़का या लड़की, बट हम बताते नहीं है कि सेक्स क्या है उसका। ठीक है, नहीं तो लोग क्या करते हैं कि अगर लड़की हो रही है
तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है, ये कैसे कब होता है? 10 to 12 वीक्स में आपका पता चल जाता है। तो ये कंपैरेटिवली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता चल जाता है। कोरोनिक विलाई सैंपलिंग से जल्दी पता चल जाता है, बट इसका एक साइड इफेक्ट है, दोनों के साइड इफेक्ट हैं कि इट कुड लीड टू क्या? अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, इट कुड लीड टू अबॉर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, इट कुड लीड टू अबॉर्शन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया बच्चा? आगे बढ़े। एक बच्चा है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, सभी मुझे वोट दें, सत्ते में आते ही मैं सबको एक एक बंदी दी जाएगी, चाहिए विदेशी से इंपोर्टेड ही क्यों ना करना पड़े। अच्छा, चाहे विदेश से इंपोर्टेड ही। अच्छा सही बेटा, पहले तुम खुद खड़े हो जाओ, उसके बाद इलेक्शन के लिए खड़े होना। ये भगवान, सुबह सुबह कहाँ से आते हैं ज्ञानी लोग। अखरोट जैसा शक्ल होगा इसका। ठीक है, इलेक्शन में खड़े होने वाले लौंडे का कॉन्फिडेंस देखो। अब दूसरा दुख। ठीक है, पहला तो दुख था कि बहुत बच्चा हो रहा था, उसका सॉल्यूशन ढूंढना था। ठीक है, अब दूसरे दुख की बात करते हैं कि जहां पे बच्चा नहीं हो रहा उसका क्या किया जाए। वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना, इनफर्टिलिटी, है ना, कि भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, उसका क्या किया जाए। तो भैया कैसे कैसे इनफर्टिलिटी को दूर किया जाता है, हम प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद हम इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं। क्या है? इसको टेक्निक को हम कहते हैं आर्ट, कला है ये, है ना, बहुत पैसा भी है इसमें भाई, इन विट्रो क्लिनिक में इतना पैसा है ना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आओ, तो दो तरीके से ये होता है, दो तरीके से होता है। पहला है इन विट्रो और दूसरा है इन विवो। पहला है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द, और दूसरा है इन विवो, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इन विवो, अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इन विट्रो। तो आइए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इन फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहला ZIFT, क्या? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। समझो कंडीशन देख के हम कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि हम क्या किए, हम क्या किए कि एग लिए कहीं से, ठीक है, स्पर्म लिए कहीं से, दोनों को फ्यूज किए तो बना जाइगोट, और जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में डाल दिए। ठीक है,
तो अगर जाइगोट के स्टेज पर डाल दे तो हम कहां डालेंगे? फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। अगर 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 ब्लास्टोमियर स्टेज पे डाल रहे हैं, ब्लास्टोमियर स्टेज पे डाल रहे तो हम कहां डालेंगे? यूट्रस में। यूट्रस में कहते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। तो टेक्निकली समझो, बच्चा तुम्हारा नहीं है ना, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ठीक है। तो आईयूटी होता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, और यहां पे तुम्हारा ZIFT होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग करते हैं, ये चीज हम लोग करते हैं। तो क्या किए, अगर मान लो कि मम्मी को एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, और मेल को स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हमने स्पर्म डोनर लिया, ओवम डोनर लिया, दोनों को फ्यूज करके जाइगोट बनाया। जाइगोट को या तो मदर के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया या यूट्रस में डाल दिया। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन मदर्स, ठीक है, यूट्रस इज हॉस्टाइल, मान लो कि भाई इंप्लांटेशन सपोर्ट नहीं करता, एंड डू नॉट सपोर्ट इंप्लांटेशन, तो हम क्या यूज करते हैं? हम सरोगेट मदर यूज करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि सेम, अब ये जो यूट्रस है, अब ये जो आईयूटी है, ये आईयूटी हम सरोगेट मदर में करेंगे तो बच्चा का शक्ल तुम पे जाएगा बट मम्मी कोई और होगी, ठीक है। एक मूवी है, आई थिंक क्या तो नाम था, चोरी चोरी चुपके चुपके, हाँ भाई, उसमें जो सरोगेसी का बैंड बजाया है ना, उसके हिसाब से दिया है कि ठीक है तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, दे गॉट अ प्रोस्टिट्यूट, और डायरेक्ट सेक्स करा दिया उसका। इट हैज़ टू बी ए सरोगेसी। तो हिंदी मूवी तो सोशल अवेयरनेस की भी बैंड बजा देते हैं, बट हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया। तो अगर मदर का यूट्रस हॉस्टाइल है और सपोर्ट नहीं कर रहा इंप्लांटेशन, तो हम सरोगेट मदर यूज करते हैं, ठीक है। तो आईयूटी दोनों केस में करा सकते हैं, ठीक। तो कब होगा, कब हो रहा है, हम यहां पे सरोगेट मदर कब यूज कर रहे हैं? जब यूट्रस हॉस्टाइल है और बच्चा नहीं सपोर्ट करता, तो हम दूसरे मदर में डाल देते हैं। ZIFT कब करते हैं? जब ओवम भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, स्पर्म भी ठीक से नहीं काम कर रहा, तो हम बाहर दोनों का समागम करते हैं, और उसके बाद हम या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं या यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। बेबी का DNA पापा, मदर एंड सरोगेट मदर किससे मैच करेगा? बेटा सरोगेसी में पापा और मदर से ही मैच करेगा, सरोगेट मदर से कोई मतलब नहीं। सरोगेट मदर इज लाइक ए रेंटल वूम, है ना, रेंटल यूट्रस, दैट इज इट। चल, दूसरा, तो हमने देख लिया ZIFT देख लिया, हमने IUT देख लिया, और तीसरा जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है दैट इज ICSI। अब देखो एक और केस हो सकता है कि स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा ओवम में, तो हम क्या करते हैं, ओवम लेते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को, इसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें क्या किए, इसमें क्या किए, इसमें क्या किए कि हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में, ठीक है। तो स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम ओवम, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं ICSI। बहुत सही, आगे दूसरा आता है अब इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन, क्या होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन? इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो पहला, इसको हम कहते हैं GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहां पे
यहाँ क्या हो रहा है कि भैया मान लो कि मम्मी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, लेट्स से मम्मी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो हम क्या है डोनर ओवम लिए, ठीक है, और इसको फैलोपियन ट्यूब ऑफ मदर में डाल दिए, ठीक है, और उसके बाद बोले भैया जाओ सेक्स कर लो, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कराए, या फिर अगर सेफ साइड करना है तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे तो बच्चा हो जाएगा। तो फ्यूजन का फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, इसको हम कहते हैं गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। सक्सेस रेट गिफ्ट का ज्यादा है बट बहुत महंगा मेथड है। सबसे ज्यादा जो कराया जाता है वो आईयूटी कराया जाता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कराया जाता है, और उसमें हम 20-30 ब्लास्टोमियर डाल देते हैं, ठीक है। रीजन बीइंग कि कोई ना कोई तो इम्प्लांट करेगा, बट अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी 25% ही होती है इम्प्लांटेशन की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब मान लो कि कोई इंसान है, पहला उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसका इरेक्ट नहीं होता तो वो सेक्स नहीं कर सकता, बट स्पर्म तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसका करा देते हैं, ठीक है। मतलब स्पर्म को डायरेक्टली हम वेजाइना में डाल देते हैं, या अगर हमको मन कर रहा है तो हम यूट्रस में डाल देते हैं अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हुआ, और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या हुआ, हम स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, ये डोनर स्पर्म भी हो सकता है और पेरेंट का भी स्पर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम उसके हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म इंजेक्टेड इन वेजाइना, इंजेक्टेड टर्म सही नहीं है, डिपॉजिटेड बोल सकते हो, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन में स्पर्म डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन यूट्रस। कोई आलसी स्पर्म है, बोलेगा नहीं भैया वेजाइना से के लिए उबर करा दो, तो उस स्पर्म के लिए हम क्या करते हैं, उस स्पर्म के लिए हम आईयूआई कराते हैं, ठीक है। तो ये इन विवो फर्टिलाइजेशन कौन सा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कौन सा है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तुम देखो काम कीजिए, मैं तुम्हें सारा दिखा देता हूँ। एमनियोसिंथेसिस समझा दिए, एमनियोसिंथेसिस से क्या होता है, सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं हम, ठीक है, और भी बीमारियां हम एमनियोसिंथेसिस से पता कर सकते हैं, ठीक है। सहेली CDRI लखनऊ, देखो तुमको सब मिल जाएगा, जो जो चीज़ मैंने पढ़ा है सब कुछ मिल जाएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए। हम दो हमारे दो, तो सब कुछ मैंने आपका करा दिया। नेचुरल मेथड, पीरियोडिक एब्सटिनेंस बता दिया मैंने आपको, ठीक है। विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस बता दिया, लैक्टेशनल अमोनोरिया बता दिया, ठीक है। बैरियर मेथड बता दिया। एसटीडी बेटा मैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में कराऊंगा, एसटीडीज में नहीं कराऊंगा, ठीक है। एसटीडी ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में अलग से कराते, पता नहीं क्यों इस चैप्टर में दिया, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। कॉन्डम्स बता दिया मैंने, डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट भी मैंने बता दिया, ठीक है। केमिकल मेथड भी मैंने बता दिया, ठीक है। एसटीडी बेटा नहीं कराएंगे, एसटीडी उसमें कराएंगे, एसटीडी पे सवाल भी नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो आईयूडी में आ गया लिप्स लूप, कॉपर टी CU7 मल्टीलोड, प्रोजेस्टॉट और LNG20, ठीक है। पिल्स हो गया तुम्हारा, ये पूरा हमने कर लिया, ठीक है। MTP, STD आप पढ़ लेना, उसमें ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में आपको डिटेल में STD पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट सारे बच्चे करेंगे, अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। टेस्ट सबको देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।